प्रकाश के अपवर्तन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपवर्तन और अपवर्तनांक करा था। अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। कल कुछ सिंबल बनाए हुए थे ना हमने, याद होंगे आपको। जैसे एक सिंबल बनाना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बताइए क्या सिंबल बनेगा। फिर से पहले एक बात मुझे बताएं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक में प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? वायु से। कहां जा रही है? जल में। प्रकाश किरण को मोड़ने का काम कौन करेगा? जल करेगा। तो अपवर्तनांक भी किसका? जल का। और वायु के सापेक्ष है तो उसका सिंबल क्या बनाएंगे बताइए? म्यू डब्ल्यू ए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अब बताएं प्रकाश किरण कहां से आ रही है? जल से आ रही है। और कहां पर जा रही है? कांच में। प्रकाश किरण को मोड़ेगा कौन? कांच। तो अपवर्तनांक किसका? कांच का। तो इसका सिंबल बनाओ, म्यू जी डब्ल्यू। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगला है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस बार लाइट रे कहां से आएगी? वायु से। कहां जा रही है? कांच में। मोड़ेगा कौन? तो अपवर्तनांक किसका? कांच का। अगर अपवर्तनांक कांच का तो ग्लास म्यू के जस्ट बगल में रहेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपको याद होगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जिस भी माध्यम का होता है वो निर्वात के सापेक्ष रहता है। ठीक है, तो इसका सिंबल कैसे बनाएंगे? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है म्यू डब्ल्यू। म्यू जी तो कांच का होगा ना, म्यू डब्ल्यू। तो ये किसी के सापेक्ष नहीं होता, इसलिए इसमें हम एक ही सिंबल लगाएंगे डब्ल्यू। और ये अंडरस्टूड रहता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है, श्योरली इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। निर्वात के सापेक्ष होगा ही। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू जी। ठीक है, तो ये सिंबल्स याद रहेंगे अभी आपको। सिंबल बहुत तरह के बनते हैं, मैंने एक फॉर्मेट केवल यूज किया है अभी बस। इसके बाद ये एक फिगर बना हुआ है, कल भी लास्ट टाइम भी हमने बनाया हुआ था फिगर को। और इस फिगर में कुछ चीजें भी हमने समझी थी, जैसे ये जो एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन को क्या बोलते हैं याद है आपको? इंटरफेस, अंतरा पृष्ठ। याद आया सबको? इंटरफेस, अंतरा पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम्स को एक दूसरे से अलग करता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके इधर एक अलग माध्यम है, इसके ऊपर एक अलग माध्यम है। मान लिया कि ये वाला माध्यम है माध्यम 1 और इधर वाला है मीडियम 2। ये अभिलंब है सरफेस पर, पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, आपको याद होगा ये दो चीजें मैं आपको बताना भूल गया था, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बनता है, आप देखिए। ये इंसिडेंस रे और नॉर्मल, इनके बीच एक कोण बनता है। इस एंगल को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से, स्मॉल आई। और इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या नाम रखेंगे इसका हम? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी तो एक एंगल बन रहा है यहां पे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एंगल का भी एक नाम रखा गया है और वो हम उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसके अंग्रेजी नाम है। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंस एंगल की वजह से आई और रिफ्रैक्शन एंगल की वजह से आर, ये इनके सिंबल बने। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक के बारे में जो चीज मैंने बताई थी पर लिखी नहीं थी, तो उसको भी मैंने लिखा।
और यहाँ पर दो एंगल्स के बारे में अभी अभी आपने देखा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपवर्तन में। अपवर्तन की कुछ लॉज बने, अपवर्तन के कुछ रूल बने हुए, तो अपवर्तन के नियमों को स्टडी करेंगे। आज हम लोग लिखा हुआ है अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के लिए दो नियम बने हुए, और इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो अपवर्तन का पहला नियम पहले नियम में क्या होता है मैं आपको बताऊं। पहला नियम ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो माध्यम है, दो माध्यमों का एक पेयर है, एक इंटरफेस है, इसके ऊपर एक अलग माध्यम है और इंटरफेस से नीचे एक दूसरा माध्यम है, तो अगर इन दो माध्यमों का एक जोड़ा है, आपके पास एक पेयर है, और उसमें हम किसी भी तरंगदैर्ध्य की लाइट को डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, क्योंकि आप तो जानते हो प्रकाश में 7 कलर्स आते, विबग्योर के हिसाब से आपने उनको पढ़ा भी है। तो उनमें से कोई सी भी आप कलर की लाइट उस पर डालेंगे तो वो लाइट जब पड़ती है तो ये सारा कुछ होगा, उसमें आपतन कोण भी बनेगा, अपवर्तन कोण भी बनेगा, सारा कुछ होगा उस पर। हमने उसमें एक बड़ी अजीब चीज देखी कि अगर अलग अलग एंगल पर हम आपतित करें किरण को तो उसके अपवर्तन कोण भी अलग अलग आएंगे, आपतन कोण भी अलग अलग है, अपवर्तन कोण भी अलग अलग है, लेकिन एक चीज उस पूरे फिगर में जो नहीं बदलती है, और वो है साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या चीज है? आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण। तो अगर आप अलग अलग आपतन कोण पर किरणों को डालें तो हर बार अपवर्तन कोण भी डिफरेंट होगा, आई भी अलग होगा हर बार आर भी अलग होगा, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती है। कभी नहीं बदलती मतलब हर जोड़े के लिए नहीं सॉरी, माध्यमों का एक जोड़ा और उसमें प्रकाश की एक निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य अगर आप ले रहे हैं तो आप यहां लीजिए, कहीं पर भी ले जाइए उसको, हर बार आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का जो अनुपात होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। इसको हमने टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि नहीं, दो माध्यमों के लिए कोई भी दो मीडियम ले लीजिए, मीडियम्स का एक पेयर, किसी एक निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए, और उसमें आप एक निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य को डालिए, चाहे वो रेड कलर की लाइट हो, चाहे वो वायलेट कलर हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे येलो ब्लू, कोई भी कलर हो, उस पर अगर आप डालते हैं तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कैसे रिप्रेजेंट किया है अभी हमने? आई से। आपतन कोण यानी कि आई की ज्या, आई की साइन, आई की साइन क्या होगी? साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को कैसे लिखते? अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि आर का साइन। अब आर का साइन है तो उसको कैसे लिखेंगे? साइन आर। तो अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि आर का साइन साइन आर, उसका अनुपात सदैव नियत रहता है, ये चीज कभी चेंज नहीं होती। अगर आप वही पेयर ले रहे हैं, वही लाइट डाल रहे हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर कभी बदलता नहीं है। तथा यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर आता है, यह भी एक बड़ी अहम चीज है। एक तो साइन आई बटे साइन आर का मान बदलता नहीं है कभी। दूसरी चीज, इसकी जो वैल्यू आती है, हमने देखा कि इसका जो मान हम निकालते हैं कैलकुलेट करके, वो वैल्यू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर आया करती है। ये हमको मिला, इसलिए इसका पहला नियम बना, और इस पहले नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है देखिए, हमने बता दिया, बट अभी भी बहुत ज्यादा गहराई से समझ नहीं आया, तो अब इसका मीनिंग समझिए जरा, मैं आपको बताता हूं। ये मैंने एक इंटरफेस ले लिया, और इस इंटरफेस की क्वालिटी ये है, खास बात ये है, इस इंटरफेस के ऊपर एक अलग माध्यम है, इसके नीचे दूसरा माध्यम है। ये मीडियम 1,
और ये है मीडियम 2। अब हमने क्या किया, इसके अलग अलग जगहों पर ऐसे नॉर्मल्स बनाए, ऐसे इतने सारे हमने नॉर्मल बना लिए अभिलंब, और यहां पर हमने प्रकाश किरण को ऐसे आपतित किया। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। यहां पर आपतन कोण हमने माना I1, और ये क्या होगा, अपवर्तन कोण R1 हमने मान लिया। ठीक, दूसरा जो अभिलंब है, देखो माध्यम वही है हर बार इस लाइन के ऊपर कौन सा माध्यम है, माध्यम 1, और लाइन के नीचे कौन सा माध्यम है, माध्यम 2। तो माध्यमों का जोड़ा वही लेना है, मैंने पहले भी डिस्कस करा है आपके लिए। ऐसा मत करिए कि यहां पर वायु और जल ले लिया, फिर दूसरी जगह आप एक्सपेरिमेंट करने गए तो फिर वहां वायु और कांच ले लिया, फिर जिम्मेदारी नहीं है, ये रूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप माध्यम चेंज मत करिए, जोड़ा बदलिए नहीं उसका। तो हमने यहां I1 कोण से किरण को डाला, R1 कोण से अपवर्तित होकर निकल गई। ठीक है, वहीं एक दूसरा नॉर्मल भी हमने बनाया फेस पर, और अब आपतन कोण थोड़ा पहले से बड़ा कर दिया। आपतन कोण हमने इस बार कर दिया I2, तो अपवर्तन कोण भी थोड़ा चेंज हो गया होगा, ये हो गया R2। फिर उसे के साथ और थोड़ा सा आपतन कोण बड़ा कर दिया हमने, ये I3 कर दिया, तो अब अपवर्तन कोण भी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, R3। और हमने साइड ले गए, और यहां पर आपतन कोण हमने और चेंज कर दिया। आपतन कोण हमने ये कर दिया I4, अपवर्तन कोण भी बदल गया, अपवर्तन कोण भी चेंज हो गया R4। अब आप देखें, हर सेट, यहां पर माध्यमों का एक सेट लिया हमने जोड़ा, और हर बार आपतन कोण हम चेंज कर रहे हैं, हर बार अपवर्तन कोण भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने साइन I अपॉन साइन R कैलकुलेट किया, साइन I1 अपॉन साइन R1 यहां कैलकुलेट किया, बाई चांस यहां कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू आई 1.2, कुछ भी मान लो, 1.4 आ गई, जो भी आप समझ लो, 1.4। हमने सोचा ठीक है, इस वाले I1 और इस वाले R1 के लिए इसकी वैल्यू 1.4 है। अब हम इसके लिए सॉल्व करने आए, इस पे भी हमने वही किया, आपतन कोण I2 की ज्या ले ली और अपवर्तन कोण R2 की भी ज्या ले ली, दोनों का रेशियो निकाला, एंड हम शॉक्ड रह गए। क्यों? हमने देखा कि इसकी वैल्यू भी 1.4 आ गई। यहां I1 और R1 की वैल्यू डिफरेंट थी, तो भी साइन I1 अपॉन साइन R1 1.4। यहां I2 और R2 डिफरेंट हैं, अलग हो गए, बदल गए, उसके बावजूद भी अगर हम साइन I2 अपॉन साइन R2 करते हैं, इट विल बी अगेन 1.4। यहां पर हमने और बदल दिया, अगर और बदल दिया फिर वही करा, आपतन कोण की ज्या अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या साइन R3, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या, और दोनों का अनुपात निकाला, इट इज अगेन 1.4। तो अब हमको एक बात समझ में आने लगी कि हर बार अगर माध्यमों का जोड़ा वही है और एक निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य की लाइट हम डालते हैं, इस पर आपतित करते हैं, तो उस समय आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्याओं का जो अनुपात है वो हर बार कैसा आ जाएगा, वो हर बार एक जैसा ही आएगा। बात समझ में कुछ आई? ये इसका मीनिंग है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए रूल बना दिया गया, बस ये रूल बन गया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी एक निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि I की ज्या साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात सदैव नियत रहता है, बदलता नहीं है कभी। ठीक है, और इस रूल को अब हम कैसे लिखते हैं? इस रूल को हम ऐसे लिख देते हैं, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू
कांस्टेंट, ठीक है, नियत रहता है। बाद में हमने जब इसको गौर किया और ज्यादा अपवर्तनांक वगैरह के पदों में हमने देखा, तो हमने ये पाया कि ये जो 1.4 आता है ना, ये यहां पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर आती है वैल्यू। ये भी बड़ा अच्छा लगा हमको, इसलिए इसमें हमने और एक चीज लिख दी कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट तो होता है, बदलता नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू और किसके इक्वल आ जाती है? इसकी वैल्यू आ जाती है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर आती है, और ये कभी चेंज नहीं होगी। क्या आपको ये पहला नियम समझ आ गया अपवर्तन का? नहीं समझ आया? कि अगर क्या शर्त क्या है हमारी? दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आपको करना क्या है, माध्यमों का एक निश्चित जोड़ा ही चाहिए हमको। ऐसा मत करिए कि यहां पर आपने एयर और वाटर लिया है, दूसरी जगह यही एक्सपेरिमेंट करने जाओ तो एयर और ग्लास के साथ करो। माध्यम का जोड़ा सेम रहना चाहिए आपका, और जो लाइट डालेंगे वो निश्चित तरंग दैर्ध्य की हो। यहां एक अलग वेवलेंथ की, दूसरी जगह अलग वेवलेंथ की, ऐसा मत करिए आप। हर जगह पर सेम वेवलेंथ की लाइट, हर जगह मीडियम का वही एक पेयर, तो आप पाएंगे कि हर बार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का रेशियो निकालोगे, इट विल बी सेम, इट विल बी कांस्टेंट, and it is always equal to the refractive index of second medium with respect to the first medium, that is mu 2 1, refractive index of second medium with respect to first medium। और अभी अभी हमने बताया भी, लास्ट क्लास में भी बताया था क्या मीनिंग इनके होते हैं, एंड आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। और इसको हम क्या नाम से जानते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अपवर्तन का सेकंड रूल क्या होता है? अपवर्तन का सेकंड रूल बड़ा आसान, परावर्तन में भी आपने यही रूल लिखा हुआ था। आपने लिखा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कुछ बात समझ आई हमारी? क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सबने लिखा है क्लास 10th में, लिखा सबने है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। मालूम है किसी को क्या मीनिंग रहता है इसका? नहीं मालूम? देखिए, ये एक तल है, ठीक है, ये एक तल है। मान लो कि इसके ऊपर एक अलग मीडियम है और इसके नीचे का मीडियम चेंज हो गया। अब अगर आप इस पर एक अभिलंब बनाओगे तो वो अभिलंब कैसा बनेगा? ऐसा। यही तो अभिलंब है जो तल के साथ कैसा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो ये हमने एक नॉर्मल बना दिया इस पे, ऐसे। अब इसमें एक तरफ से आपतित किरण आएगी और दूसरी तरफ उसमें क्या होगी? अपवर्तित किरण जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूं। अब ये एक तल बन गया। अगर ये एक तल बन गया, इस पर बीच में कहीं एक अभिलंब खिंचा होगा, ये अभिलंब है, ठीक। अगर ये अभिलंब है, इधर से फिर एक आपतित किरण ऐसे आती है, ये आपतित किरण इस पे आएगी, या आपतित किरण अभिलंब, ठीक। अभिलंब आप ऐसा मान लो इसको, ऐसे, ऐसा तल होगा। मान लिया हमने, जिस इंटरफेस पर हम अभिलंब बना रहे हैं वो ऐसा होगा ना, तो ऐसा अभिलंब आ जाएगा। वो अभिलंब हमने माना इस प्लेन में आता है। आपतित किरण ऐसे आती है, ठीक है। तो अपवर्तित किरण कैसी होगी? ऐसी, ऐसा बाहर की तरफ होगी। सोचिए थोड़ा सा, क्या अपवर्तित किरण ऐसा बाहर की तरफ होगी या अपवर्तित किरण ऐसा अंदर की तरफ होगी? किधर की तरफ अपवर्तित किरण होगी? अंदर की तरफ। अपवर्तित किरण ऐसे होगी। तीनों देखो, ये एक प्लेन है, ये पन्ने का एक प्लेन है, तीनों इसी प्लेन पर आ रहे हैं। आपतित किरण भी इसी तल में रखी है, अभिलंब भी इसी तल में आ रहा है,
और अपवर्तित किरण भी इसी तल में आता है। एक और इसका मीनिंग बड़ा अच्छा है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक चाकू रखिए, चाकू, ऐसी किरणें बनी रहनी चाहिए कि अगर आप एक चाकू रख के आपतित किरण और अभिलंब को काटें, बीच से फाड़ते चले जाएं उसको, तो अपवर्तित किरण भी फट जानी चाहिए, बीच से कट जाना चाहिए उसको। और अगर आपने ऐसे अपवर्तित किरण बना लिया इस तरह से, फिर आप जब इसमें और इसमें चाकू रखेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगी, ये सेफ बच जाएगी, आपके बच जाएगी। तो ये फिर तीनों एक ही तल में नहीं है। तो तीनों एक ही तल में होने का क्या मतलब है? जिस प्लेन में आपतित किरण है उसी प्लेन में अभिलंब है और उसी वाले प्लेन में अपवर्तित किरण भी रहना चाहिए। कि अगर हम आपतित किरण और अभिलंब को एक, जैसे ये दो किरणें हैं, इनको अगर हम एक चाकू रख के ऐसे काटना शुरू करें तो जब ये नीचे नीचे कटते कटते जाएं तो अपवर्तित किरण को भी इसी तरह से क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। अब अगर ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और अगर आपने ऐसा अपवर्तित किरण बना दिया ऐसे, तो जब ऐसा चाकू रखोगे तो ये तो दोनों कट जाएंगे। क्या ये कटेगी अपवर्तित किरण? नहीं कटेगी। तो ये तीनों को एक ही तल में रहना चाहिए, एक ही प्लेन में रहना चाहिए। कुछ बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आया? आप फिर से एक बार अच्छा देखें। ये हमने एक प्लेन मान लिया, इंटरफेस नहीं है, कोई भी तल मान लिया, और ये इस पर एक अभिलंब आ गया, ऐसा इंटरफेस बना होगा तो उस पर यह अभिलंब खिंच गया, ये आ गई आपतित किरण इस तरीके से। तो अब आप देखें, आपतित किरण और अभिलंब ये दो इस एक तल में आ गए कि नहीं आ गए? दोनों। आप देखो ना, आपतित किरण भी इसी प्लेन में है, अभिलंब भी इसी प्लेन में है। अब अपवर्तित किरण कहां बनाई जाए? अगर हम अपवर्तित किरण को ऐसा बना देते हैं तो क्या ये भी उसी तल में है? ये उस तल में नहीं है। ऐसा बना देंगे आप, उसी तल में है। ऐसा कर देंगे, अब उसी तल में है? अभी नहीं है। तो उसी तल में कब होगी? जब ये भी ऐसे बन के आएगी, इस तरह से बनेगी। तो आपतित किरण भी उसी प्लेन में है, अभिलंब भी उसी तल में है, और अपवर्तित किरण भी देखो उसी तल में है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसा मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगा या थोड़ा सा हम अंदर की तरफ कर देंगे तो ये एक प्लेन में नहीं रहेंगी। बट सेकंड लॉ क्या है कि तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो ये आपतित किरण, ये अभिलंब, तो क्या ये अपवर्तित किरण अलाउड है? नहीं अलाउड है, क्योंकि सेम प्लेन में नहीं है। तो क्या ये अपवर्तित किरण अलाउड है? ये वाली अलाउड है? कौन सी अलाउड है? ऐसा अंदर की तरफ दबी रहेगी, ये अलाउड है। तो ये वाली, ये अलाउड है। और सेम प्लेन में अगर तीनों पढ़ रहे हैं एक ही प्लेन में, तो मैंने एक सबसे बढ़िया तरीका आपको बताया कि आप चाकू रखिए, किन्हीं दो के, केवल किन्हीं दो में चाकू आपको रखना है, तीन में एक साथ आपकी चाकू नहीं रखेगी, केवल दो में ऐसा चाकू को रखना है और आप काटते चले जाओ। अभिलंब और आपतित किरण में चाकू रखिए, उसको काटते चले जाइए। अगर काटते चले जाएं और ऐसा करते करते हमारी अपवर्तित किरण भी कट जाए, तब तो तीनों एक ही तल में हैं। लेकिन अगर अपवर्तित किरण नहीं कट रही है, वो ऐसा बाहर निकली हुई है, तो फिर तीनों एक ही तल में नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। सभी स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, रट लेते हैं, पर उनको इसका मीनिंग बहुत कम ऐसा होता है कि वो इसके बारे में सोचते हैं। पर क्या अब आपको ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ हमने बना लिया, अपवर्तन का दूसरा नियम। तो अपवर्तन का पहला और दूसरा दोनों नियम हमने पढ़ लिए। एक ये जो अपवर्तन का पहला नियम था ना, इससे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा आप गौर से देखिएगा बेटा। अपवर्तन का जो ये पहला नियम आप देख रहे हैं ना, इसको मैं यहां समझा देता हूं आपको। अपवर्तन के पहले नियम में हमने क्या देखा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हैं
आर का मान, एंगल आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, अगर हम आई को सेम कर दें, आई को चेंज ना करें, आपतन कोण को हम बदलें नहीं, तो आर का मान जितना ज्यादा होगा, म्यू की वैल्यू का क्या होगा, अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर आर बड़ा होगा, कोण बड़ा होगा, तो उसका साइन थीटा भी बड़ा आएगा। अगर साइन बड़ा आएगा तो फिर अपवर्तनांक कैसा हो जाएगा, अपवर्तनांक कम होगा। और जिसका आर छोटा होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। लेकिन शर्त क्या है कि आई क्या रहना चाहिए, सेम। तो फिर से एक बार, अगर आई सेम है तो बड़े आर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम, अगर आई सेम है तो बड़े आर वाले माध्यम का अपवर्तनांक कम और छोटे आर वाले माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप समझिए इसको। ये हमने दो माध्यम ले लिए, ऊपर दोनों का माध्यम कैसा है, सेम। ऊपर में दोनों माध्यम का, दोनों मीडियम सेम है, इसमें भी मीडियम 1, इसमें भी मीडियम 1, यहां मीडियम 2 और यहां 3। इस पे हमने इतना आपतन कोण रखा, इतना आई, और हमने देखा कि इसमें हमको ये अपवर्तन कोण मिलता है आर, ठीक। इसमें भी हमने इतना ही आपतन कोण रखा, इतना आई। जितना आपतन कोण हमने इसमें रखा था उतना ही आपतन कोण हमने इसमें रखा। आई आपतन कोण इसमें, आई आपतन कोण इसमें सेम। इसमें देखा कि ये अपवर्तन कोण हमको मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज देखिए, इसका जाने का रास्ता कैसा था, सीधा ऐसा जाने का रास्ता था इसका, इसके जाने का रास्ता कैसा था, ऐसा। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से किरण को मोड़ा किसमें ज्यादा गया है? इस माध्यम ने भी किरण को मोड़ा है अभिलंब की ओर, इस माध्यम ने भी किरण को अभिलंब की तरफ मोड़ा हुआ है। आपतन कोण दोनों का सेम था, तो किसमें ज्यादा झुका दिया गया है, किसमें किरण को पकड़ के ज्यादा मोड़ दिया गया है? दूसरे वाले में ज्यादा मोड़ दिया गया, इसमें ज्यादा मोड़ दिया गया। आप देखो, जब आई दोनों का सेम है और इसका आर कैसा है, छोटा, इसका आर कैसा है, बड़ा, देख रहे हैं आप। इसमें प्रकाश किरण को इतना मोड़ा गया है, इसमें प्रकाश किरण को इतना मोड़ा गया है, और इसमें प्रकाश किरण को इतना मोड़ा गया है। तो प्रकाश किरण को फिर से इसमें या इसमें अपवर्तन कोण किसमें छोटा है, किसमें बड़ा है? अपवर्तन कोण इसमें छोटा है और अपवर्तन कोण इसमें थोड़ा बड़ा है, ठीक है। प्रकाश किरण को मोड़ा किस माध्यम ने ज्यादा है? इसने ज्यादा मोड़ा है, इसने कम मोड़ा हुआ है। अपवर्तनांक किस माध्यम का ज्यादा होगा? जिसका आर छोटा होगा, तो इसका आर छोटा है तो इसका अपवर्तनांक कैसा है, ज्यादा, और इसका अपवर्तनांक कैसा है, कम। कुछ बातें समझ आई आपको? अब देखिए, सबको एक दूसरे से रिलेट करिए। मैं फिर से एक बार पूरी चीज रिवाइज कराता हूं, आप रिवाइज करिए। आर इसका कैसा है, छोटा, इसका आर बड़ा, और इसका अपवर्तनांक कैसा है, ज्यादा, इसका अपवर्तनांक कैसा है, कम। किरण को मोड़ा इसमें कैसा गया है, ज्यादा, और इसमें किरण को कैसा मोड़ा गया है, कम। अब हमको एक चीज दिमाग में आ गई, इस माध्यम ने किरण को ज्यादा मोड़ा है सॉरी, और इस माध्यम का अपवर्तनांक भी कैसा है, ज्यादा। अब हमको समझ में आ गया कि प्रकाश किरण हम भेजेंगे और जो माध्यम प्रकाश किरण को पकड़कर ज्यादा मोड़ देगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा। नहीं समझ में आया? तो ये एक पिक्चर आपके माइंड में आना चाहिए कि अपवर्तनांक का मीनिंग होता क्या है आखिरकार। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट क्लास में भी पढ़ा था आपने, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि जो माध्यम प्रकाश के चाल को जितना ज्यादा कम कर देगा
उसका अपवर्तनांक ज्यादा। और आज एक चीज और पढ़ रहे हैं कि जो माध्यम लाइट ऐसे जा रही है, लाइट को पकड़ के जो माध्यम जितना ज्यादा मोड़ देगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा, जो कम मोड़ पाएगा उसका अपवर्तनांक कम, जो बिल्कुल नहीं मोड़ पाएगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, 1 होगा। क्योंकि जो मोड़ ही नहीं पाएगा उसका आई और आर कैसा होगा, आपस में सेम। अगर आई और आर सेम रहेगा तो साइन आई अपॉन साइन आई उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कुछ बात समझ आ रही है आपको? तो एक चीज को बहुत ध्यान रखें, इसका अपवर्तनांक यहां पर μ21 जो आप देख रहे हैं ना, ये μ31 से कैसा है, ज्यादा है। इसका अपवर्तनांक ज्यादा है ना, और इसका अपवर्तनांक कम है। ध्यान रहेगा अभी आपको, जो माध्यम प्रकाश की चाल जितनी ज्यादा कम कर देगा उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा होगा, एक बात। दूसरी बात, जो माध्यम प्रकाश किरण को पकड़ के जितना ज्यादा मोड़ देगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा, दूसरे का कम रहेगा। ध्यान रहेगा ना अभी आपको? तो ये हमने कौन से रूल से निकाला, ये जो स्नेल का नियम था इससे हमने पता चला। ठीक है, सेकेंड लॉ भी हमने पढ़ लिया। अब इनसे थोड़ा आगे चलते हैं। इनसे आगे चलने पर हमको मिलता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने एक बड़ी बढ़िया चीज देखी, एक बड़ी अच्छी बात देखी है कि अगर हम कहीं पर भी एक लाइट सोर्स रखते हैं और उस लाइट सोर्स से लाइट चलती है और रास्ते में उसका कई जगह अपवर्तन परावर्तन ये सब होता है, और वो जाके एक लास्ट वाले बिंदु पर कहीं पहुंची, यहां से चली यहां पहुंची। अब हमने क्या कर दिया, ये वाला सोर्स जो यहां रखा था इसको उठा के यहां रख दिया, ये जगह खाली हो गई। अब हम क्या देखते हैं, अभी सोर्स यहां रखा था तो लाइट यहां से चली थी, लाइट चली, रास्ते में अपवर्तन हुआ परावर्तन हुआ, सारे काम होते गए, फाइनली यहां पहुंची थी। अब हमने ये सोर्स उठा के यहां पर रख दिया, ये जगह खाली हो गई। अब हम क्या देखते हैं कि लाइट अब यहां से चलना शुरू करेगी, तो यहां से चलेगी तो कहां चली जाएगी? हमने बड़ी अच्छी चीज देखी कि लाइट जब आ रही थी तो ऐसे 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 करते यहां पहुंची, तो जब वो वापस लौटती है तो वो उसी रास्ते पर चलती है, वो अपना रास्ता बदलती नहीं है और उसी मार्ग पे चलकर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। इसका मतलब एक जगह सोर्स रखते हैं और वो किसी बिंदु पर पहुंचती है, तो अगर सोर्स उस बिंदु पर हम रख देते हैं तो उसी मार्ग में चलती है, अपना मार्ग बदलता नहीं है लाइट, उसी मार्ग में चल करके वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती। इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, यानी कि जो लाइट है वो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करती है। हमने लिखा है कि यदि प्रकाश किरण किसी एक मार्ग से चलकर किसी बिंदु तक पहुंचती है, तब यदि प्रकाश स्रोत उसी अंतिम बिंदु पर रख दिया जाए जहां पर अब लास्ट में पहुंची है, तो वापस लौटते हुए भी प्रकाश ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिस मार्ग से चलकर वह उस बिंदु तक पहुंचा था। अब इसको जब मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा तो ये और ज्यादा आपको समझ आएगा, तो उसके लिए पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम बनाते हैं वो। तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अब मैं आपको फिगर की मदद से समझाता हूं। आप देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर हमने लाइट का एक सोर्स लगाया, लाइट का प्रकाश का एक स्रोत हमने यहां रखा। अब प्रकाश के इस स्रोत से लाइट निकलती है, इस स्रोत से यहां से लाइट निकली, जब यहां से लाइट चली तो यहां पर उसको एक मीडियम मिल गया, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2, और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो यहां पर प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन होगा तो कंपल्सरली क्या चीज बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी। दिशा बदलना जरूरी है क्या? दिशा बदलना जरूरी नहीं है। अगर सीधी जाएगी तो दिशा नहीं बदलेगी, अगर लाइट तिरछा जाएगी तो दिशा भी बदलेगी, लेकिन चाल हर बार बदलेगी। अब लाइट ऐसे जाने लगी, अब हमने देखा यहां रास्ते में एक दर्पण रखा था, एक मिरर रखा था, लाइट उस मिरर पर पड़ी और मिरर पर पड़ने के बाद अभिलंब के साथ
उतना ही कोण बनाते हुए वापस निकल गई। एक दर्पण उसको फिर यहां पर मिल गया, ऐसा एक दर्पण रखा हुआ था और फिर से उस दर्पण पर भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए यहां चली गई और हमने देखा लास्ट में वो लाइट का जो प्रकाश था वो यहां पहुंचा, और भी आगे जा रहा होगा पर हमने यहां उसको देखा। तो क्या हुआ, देखो यहां पर क्या हुआ बता सकते हैं? माध्यम चेंज हो गया, इसलिए अपवर्तन हो गया। यहां पर माध्यम चेंज नहीं हुआ तो यहां पर लाइट का क्या हुआ? परावर्तन। यहां माध्यम चेंज हुआ क्या? तो यहां भी क्या हुआ? परावर्तन। अब आप ध्यान से देखिए, तो लाइट का सोर्स यहां था कि नहीं? यहां से लाइट चली, पहले चलकर यहां पर आई, फिर ऐसे मुड़ी थोड़ा सा, इसके बाद यहां से चलकर ऐसे आई और ऐसे चली गई। लास्ट में मुझे जाकर के उस S1 S2 पॉइंट पर मिली। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ये जो सोर्स था जो यहां पर रखा था कैंडल, ये कैंडल उठा के अब हमने यहां रख दिया। यहां से इस कैंडल को हमने हटा दिया और वो कैंडल उठा के हमने इस पॉइंट पर रख दिया आकर के, ऐसा। ठीक, अगर इस पॉइंट पर रख दिया तो हमने देखा अब फिर वहां से लाइट चलेगी। जब यहां से चली थी तो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे पहुंची। जब यहां पर लाइट सोर्स रखते हैं तो वो लाइट यहां से चलती है, पहले ऐसे आती है, फिर वो ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है, ऐसा, और यहां पड़ने के बाद ऐसा हो जाती है और इस लाइट सोर्स पर पहुंच जाती है जहां पर सोर्स पहले रखा था। अब आप देखिए, जिस मार्ग से पहले वो चल के S1 से S2 तक पहुंची थी वही रास्ता उसने एडॉप्ट किया वापस आते वक्त। ऐसा कभी लाइट नहीं करेगी कि यहां पर आपने सोर्स S1 रखा और जाते समय वो इस रास्ते से गई S2 तक, और जब सोर्स को यहां रख दो तो आते समय यहां से आ जाए। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आएगी भी तो उसी रास्ते से वापस आती है लाइट। हमने एक सोर्स यहां रखा, यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आई, और सॉरी यहां तक ऐसे पहुंची S2 तक। अब जब सोर्स हमने S1 के बजाय S2 पर रख दिया तो ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर गई है इस मार्ग से तो आती भी उसी मार्ग से लाइट है, फिर वही रास्ता अपनाती है, वो बदलती नहीं है अपना रास्ता। और इसी को हम बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को वो लाइट फॉलो करती है कि अगर आपने यहां सोर्स रखा तो इस रास्ते से चलकर अगर वो यहां पहुंची है तो यहां सोर्स रख देने से भी रास्ता उसका नहीं बदलेगा, रास्ता वही रहेगा, और उल्टे पांव उसी रास्ते से वो चल के आती है। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब उत्क्रमणीयता के सिद्धांत पर बेस्ड, क्या ये चीज आपको समझ आई सभी को? अच्छा, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत पर आधारित एक आध चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला तो ये कि अगर हमारे पास एक ये है मीडियम 1 और यहां पर है मीडियम 2, ये हमने एक नॉर्मल बना दिया, अभिलंब खींच दिया इस पे, जो कि इंटरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां पर हमने एक किरण को आपतित किया ऐसे, और इसका आपतन कोण हमने ले लिया I। ठीक है, अब जब ये यहां पर प्रकाश किरण गई तो इसका जाने का रास्ता तो वैसे ये था, लेकिन अपवर्तन की क्रिया में क्योंकि हमने तिरछा प्रकाश को आपतित किया है तो चाल तो बदलेगी, साथ साथ दिशा भी बदल जाएगी उसकी। मान लिया कि उसकी दिशा बदल गई और वो इस दिशा में निकल गई लाइट, ऐसे इस दिशा में लाइट चली गई, तो ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण। तो अपवर्तन कोण कहां पर है? ये अपवर्तन कोण है, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2। क्या आप मुझे बता सकते हो μ21 की वैल्यू किसके बराबर होगी? μ21
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। फिर से, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अभी लाइट यहां से आ रही है और लाइट यहां पर जा रही है, ठीक है। तो बताएं प्रकाश कहां से आ रहा है? पहले माध्यम से जा रहा है दूसरे माध्यम में। मोड़ने का काम इस समय कौन कर रहा है? दूसरा माध्यम। तो अपवर्तनांक भी किसका? दूसरे माध्यम का। μ21 की वैल्यू क्या होगी स्नेल के लॉ से? बताइए। साइन आई अपॉन साइन आर। आप याद रखें, जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो ऊपर पहले माध्यम वाला कोण लिखा जाता है और नीचे दूसरे माध्यम वाला कोण लिखते हैं। ध्यान रहेगा आपको, या आपतन कोण अपॉन अपवर्तन कोण, जो भी आपको याद रहे। ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमने। अब हमने क्या किया? अब हमने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। कैसे? कि जो सोर्स अभी तक S1 पर रखा था, अब उसको उठाया और वो सोर्स हमने S2 पर रख दिया। आप बताएं लाइट कहां से जाएगी? क्या पहले ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे पहुंचेगी? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? उसी मार्ग से, अगर सोर्स आप यहां रख दोगे तो उसी मार्ग से लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाके S1 पर पहुंचेगी। तो अगर आप सोर्स S2 पर रख दोगे तो फिर लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाकर S1 पर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इस बार बताइए लाइट किधर से आ रही है? दूसरे माध्यम से। लाइट कहां जा रही है? पहले माध्यम में। इस बार लाइट को मोड़ कौन रहा है? पहला माध्यम। तो अपवर्तनांक किसका होगा? पहले माध्यम का होगा। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से इस बार अपवर्तनांक पहले माध्यम का होगा और किसके सापेक्ष? दूसरे माध्यम के सापेक्ष। समझ आ रहा है? अगर लाइट इधर से जा रही है और ऐसे पहुंच रही है तो इस बार आपतन कोण का काम कौन सा कोण करेगा? साइन आर आपतन कोण का काम करेगा। आर आपतन कोण का काम करेगा। साइन आर तो आपतन कोण की ज्या होगी। नहीं समझ आया आपको? भाई इस बार यहां से प्रकाश किरण जा रही कि नहीं जा रही और ऐसे पहुंच रही, तो जब यहां से पहुंच रही है तो ये आपतन कोण हो जाएगा और ये कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। तो स्नेल का नियम लगाइए, इस पे क्या बनाएंगे? साइन आर अपॉन साइन आई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया? अच्छा, अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए। μ21 into μ12. What is μ21? μ21 is sin I upon sin R into what is μ12? This is sin R upon. क्या ये समझ आया है आपको ना? साइन R से साइन R कैंसिल, साइन I से साइन I कैंसिल। μ21 into μ12 is equal to 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लें, फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लें और दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। और एक अच्छा रिजल्ट देखिए, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा? μ21 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ12। अगर आपको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक मालूम है तो उसका उल्टा करके आप क्या निकाल सकते हो? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां अगर μ12 है तो यहां क्या होना चाहिए? μ21 आएगा। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत से हमें इतनी बढ़िया चीज मिली। फिर से एक बार, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर आपको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक दिया है और आपको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकालना पड़े तो आप क्या करोगे? उसको इनवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, 1 अपॉन कर दोगे। जैसे आप मुझे बताएं, अगर आपको ANG निकालना होगा फिर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे?
1 अपॉन, सॉरी ये भी एक सिंबल बनता है, धोखे से मेरे से लिख गया है, पर ये सिंबल यूपी बोर्ड में पहले यूज होता था जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं चलता था। अपवर्तनांक का ये सिंबल शायद आपने 10th में यूज किया होगा, यही यूज किया है कि म्यू यूज किया था। लेकिन जब से एनसीईआरटी पैटर्न आया तब से सिंबल अब हम लोगों ने बदल दिया है और हम लोग न्यू सिंबल यूज कर रहे हैं। बताएं म्यू जी ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 अपॉन म्यू ए जी। समझ आया? तो अगर आपको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक मालूम है तो आप वायु के सापेक्ष कांच का निकाल सकते हो, उसको उल्टा करना पड़ेगा आपको। ये उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हमको एक बड़ी अच्छी चीज पता चली। या बाई चांस मैं इतना कहूं म्यू जी डब्ल्यू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष किसके अपवर्तनांक का गुणनफल 1 आएगा। ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसमें किस अपवर्तनांक का गुणा करें तो ये 1 आ जाएगा। कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनाया हमने 2 माध्यमों के लिए। हम ऐसा एक फॉर्मूला 3 माध्यमों के लिए भी बना सकते हैं, तो प्लीज आप इसे जल्दी से नोट करें, फिर हम 3 माध्यमों के लिए बनाते हैं। बेटा देखिए, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को हम 3 मीडियम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा जरा आप लोग इसे। ये हमने एक इंटरफेस बनाया, एक इंटरफेस ये बनाया और एक इंटरफेस हमने ये बनाया। ठीक है, यहां पर मैंने मान लिया कि ये एयर है, यहां पर हमने मान लिया कि ये वाटर है और इसमें हमने मान लिया कि ये ग्लास है। ठीक है, इसमें पूरी हवा भरी हुई है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यहां पर पूरा कांच भरा हुआ है और इसके बाद तो इसके बाद कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो फिर क्या आ जाएगी? एयर। यहां पर फिर से एयर आ गई। अब यहां पर हमने एक नॉर्मल बनाया और एक प्रकाश किरण को ऐसा आपतित किया। हमने मान लिया कि इसका जो आपतन कोण है वो आपतन कोण है I1। ठीक है, तो जब I1 कोण से आपतित होगी तो अपवर्तित होने के बाद किरण ऐसे आ जाएगी, क्योंकि एयर से वाटर जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? तो ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुक गई। आप इसका अगर प्रारंभिक रास्ता बनाओगे तो वो प्रारंभिक रास्ता ऐसा बनेगा आपका, अभिलंब की ओर झुक गई। इसको मत बनाइए, नहीं तो फिगर काफी कंजेस्टेड हो जाएगा। और ये वाला एंगल हमने मान लिया कितना है? ये वाला एंगल हमने मान लिया R1 है। ठीक, अब जब ये इस इंटरफेस पर पड़ी, इसके बाद फिर से माध्यम क्या होने वाला है? बदलने वाला है। अगर माध्यम बदलने वाला है और माध्यम ट्रांसपेरेंट भी है तो प्रकाश किरण तो पार करके निकल जाएगी भाई। अगर निकल जाएगी तो एक बार फिर से यहां पर अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा और इस बार प्रकाश किरण वाटर से ग्लास में जा रही है। ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में सघन होता है, तो फिर से क्या होगा? विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर फिर झुकेगी। ये एंगल बता सकते हैं कितना होगा? जब 2 समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा ऐसे काटती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं क्या? कौन सा कोण? संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यही सिचुएशन तो बेटा यहां पर है। आप देखो भैया, ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, तो बिल्कुल दोनों पैरेलल है। और ये कि ये वाली तिरछी लाइन ऐसे काटती हुई आ रही, तो जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर होगा। कितना एंगल होगा? R1। क्या ये बात सबको समझ आ गई? उसके बाद क्योंकि विरल से सघन में जा रही है, एक बार फिर से अभिलंब की ओर झुकेगी प्रकाश की किरण, तो ऐसा अभिलंब की ओर झुक के और इस तरह से वो निकल जाएगी सीधी। इस बार ये अपवर्तन कोण हो गया। हमने मान लिया कि ये अपवर्तन कोण की वैल्यू है R2। ठीक है, और फिर यहां पर हमने एक अभिलंब बनाया नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा बताइए?
R2। फिर से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, और दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा से काटती है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा? संगत कोण की वजह से बराबर आएगा। ठीक है, संगत कोण की एकांतर कोण, ये संगत कोण है, लेकिन हम तो इसको और इसको बराबर कर रहे हैं ना। सॉरी, ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, पर हम तो इसको और इसको बराबर कर रहे हैं, तो फिर ये एकांतर कोण है। मेरे से गलती से ऐसा हो गया, अदरवाइज ये भी एकांतर कोण की वजह से बराबर है और ये भी एकांतर कोण की वजह से आपस में बराबर है। संगत तो ये वाला इसके संगत है। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर R2 तो ये भी R2। अच्छा, इसके बाद इसको कौन सा मीडियम मिलने वाला है? एयर। अब कांच से फिर से ग्लास से एयर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। अगर ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटेगी और माध्यम कौन सा उसको मिल रहा है? एयर, जो कि शुरू में था। समझ आया आपको? तो अभिलंब से दूर भी हटेगी और क्योंकि माध्यम उसको एयर मिल रही है जो कि शुरू में था, तो उतना ही कोण वह अभिलंब से बनाते हुए हटेगी जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई थी। कुछ बात मेरी सुन रहे हैं आप? क्या मैंने बोला? क्योंकि अब इसके बाद उसको एयर ही मिल रही है जो कि उसको स्टार्टिंग में जहां से वो आई थी। तो एक तो सघन से विरल में जाने की वजह से अभिलंब से दूर हटेगी, तो कितना दूर हटेगी? आंसर है उतना ही अभिलंब से दूर हटेगी जितना एयर में पहले थी, क्योंकि फिर से उसको कौन मिल रहा है? तो जितना वो एयर में वहां थी उतना ही एयर में यहां भी दूर रहेगी वो, तो इतने एंगल से दूर रहेगी वो, इतने एंगल से। और ये वाला एंगल कौन सा है? I1। तो I1 एंगल से दूर हो जाएगी। और देखिए, ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे दोनों आपस में समांतर आ जाएंगी। ये अगर ऐसे जा रही है तो ये भी वैसे ही चली जाएगी सीधे इस तरह से, क्योंकि ये भी एयर में है और ये भी एयर में थी। ये इस तरीके से होगा। तो क्या सभी बच्चों को ये वाला फिगर समझ आया कि नहीं आया? भाई आ गया। अब आप इनकी जगह पर चाहते तो मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 ऐसे ले सकते थे, पर हमने एयर, ग्लास, वाटर ले लिए। अब आप बताएं, सबसे पहले इस इंटरफेस की बात करें। यहां पर बताएं, प्रकाश किरण आ कहां से रही है? एयर से। जा कहां रही है? वाटर में। मोड़ने का काम किसका? तो अपवर्तनांक किसका? वाटर का। कैसे लिखा जाए? म्यू डब्ल्यू ए, स्नेल्स लॉ से इसकी वैल्यू बताइए। आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या, तो साइन I1 अपॉन साइन R1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहां के बाद इस पॉइंट पर आइए, यहां पर भी अपवर्तन का पहला नियम लगाइए, स्नेल्स लॉ लगाइए। इस वाले में फिर बताएं, प्रकाश किरण आ कहां से रही है? वाटर से। जा कहां रही है? ग्लास में। मोड़ने का काम किसका? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। लिखें कैसे? म्यू जी डब्ल्यू, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या फॉर्मूला रहेगा? इस वाले केस में आपतन कोण कितना? R1, अपवर्तन कोण कितना? R2। तो इसको लिखा जाए साइन R1 अपॉन साइन R2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस वाले इंटरफेस पर, इस पॉइंट पर बात करिए। यहां पर लाइट रे आ कहां से रही है? ग्लास से। जा कहां रही है? तो इस बार मोड़ कौन रहा है? एयर मोड़ रहा। तो अपवर्तनांक किसका? एयर का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू आपतन कोण इसके लिए कितना? R2। अपवर्तन कोण I1। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? साइन R2 अपॉन साइन I1। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब तीनों को जरा मल्टीप्लाई करा दो। म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी इज इक्वल टू, म्यू डब्ल्यू ए की ये वैल्यू है साइन I1 अपॉन साइन R1।
म्यू जी डब्ल्यू की वैल्यू ये लिखी हुई है, साइन R1 अपॉन साइन R2। इसके बाद म्यू ए जी की वैल्यू ये लिखी हुई है, साइन R2 अपॉन साइन I1। साइन I1 से साइन I1 कैंसिल, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल। क्या बना? म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी इज इक्वल टू 1। तीन माध्यमों के लिए भी अगर आप बनाएंगे तो ये रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल से आपको मिलेगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? इस तरह से आप चाहें तो यहां से किसी भी एक का अपवर्तनांक आप निकाल सकते हैं। अगर आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए म्यू जी डब्ल्यू, तो बाकी दोनों उधर भेज दीजिए। 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू ए जी ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है और ये कांच के सापेक्ष वायु का। बेटा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू ए जी को देखो, 1 अपॉन म्यू ए जी कर सकते हैं। तो ये 1 अपॉन म्यू ए जी ये इतनी सी चीज क्या बन जाएगी? ये बन गया म्यू जी ए अपॉन ये बन गया म्यू डब्ल्यू ए। तो इस तरह से जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष। एक चीज आप देख रहे हैं, देखिए यहां पहले कौन है? जी, तो यहां ऊपर कौन है? जी। यहां बाद में कौन है? डब्ल्यू, तो यहां नीचे कौन है? डब्ल्यू। ना समझ में बात आई आपको? आया? जैसे इसी के बेसिस पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताइए म्यू 32 की वैल्यू बताओ, आप क्या बताएंगे? तो जो पहले है वो कहां रहेगा? ऊपर, और जो बाद में है वो, हाँ, तो कैसा बनेगा? म्यू 31 3 ऊपर रहेगा, म्यू 21 नीचे रहेगा। ये कुछ बात समझ में आई? दोनों में वायु के सापेक्ष है। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दोनों में वायु के सापेक्ष है, इसलिए हम चाहें तो एयर के सापेक्ष को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। और इसका मीनिंग क्या है बताओ? म्यू जी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और ये क्या है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर आपको ज्ञात करना है तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक अंश में लिखो, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हर में लिखो और सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है आपको? आई? तो ये रिवर्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझना है। एंड आई होप कि आपको समझ आया भी होगा। फिलहाल बताएं, अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको बता दूं। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? समझ में आ गया पूरा? ये 2 मीडियम वाला और 3 मीडियम वाला, ठीक है? तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? थैंक यू।